ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, लास्ट क्लास में ना मैंने एक्सेल का थ्योरेटिकल पॉइंट आपको बता दिया था। आज की क्लास में एक्सेल का प्रैक्टिकल मैं आपको कराने जा रहा हूं और देखते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है प्रैक्टिकल, इसको देखने से पहले मैं चाहूंगा और मैं ये आशा करता हूं आपसे कि आपने ना थ्योरेटिकल क्लास को प्रॉपर तरीके से देख लिया हो। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल क्लास में चीज़ों को नहीं देखकर और सुन के आए हैं तो फिर प्रैक्टिकल क्लास में ना आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे, ठीक है। तो मतलब थ्योरेटिकल क्लासेस को पहले देख और सुन लेना, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से एमएस वर्ड को हमने ओपन किया था उसी तरीके से एक्सेल को भी ओपन करना होता है। आपको ये जो स्क्रीन दिख रही है इसको डेस्कटॉप कहते हैं, फर्स्ट विजिबल स्क्रीन है ये। और मेरे कंप्यूटर में इस समय विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, ठीक। इसमें नीचे की तरफ मोटी सी जो पट्टी आपको दिख रही है इसको टास्क बार कहते हैं, और ये जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है इसको स्टार्ट मेन्यू बटन कहते हैं, जिसके अंदर ऑल एप्स या ऑल प्रोग्राम की लिस्ट होती है। इसी में हमें देखना है एक्सेल कहां पर है। एक्सेल ये रहा, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो माइक्रोसॉफ्ट 365 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम एमएस एक्सेल के 365 वाले वर्जन पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में आप पूछा ही जा रहा है। देखिए, ये वेलकम स्क्रीन खुल के आती है एक्सेल में। हो सकता है आपके पास भी कोई वर्जन हो, कोई संस्करण हो एमएस एक्सेल का, उसमें ऐसा ना खुलता हो। तो ये ध्यान रखना कि जो एमएस एक्सेल के या एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जो वर्जन हैं ये, इनमें थोड़े थोड़े चेंज या बदलाव आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी क्या ना, माइक्रोसॉफ्ट 365 कह दो या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर एक्सेल 365 कह दीजिए। इसमें वेलकम स्क्रीन कुछ इस तरीके से खुल के आती है, जिसमें ध्यान रखना हमें जो मतलब है, जिसको समझना है, वो है ब्लैंक वर्कबुक, जो कि हमारी फाइल का नाम होगा। बाकी और भी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं, इन सभी को टेम्पलेट्स के नाम से बोला जाता है, ठीक है। यानी कि आप और भी कुछ चीजें बना सकते हैं। जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वगैरह बनाना है तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा फॉर्मेट अपने आप बन के आ जाएगा। आप बस इनके अंदर जो लिखना है वो लिख सकते हो। अगर आपको है ना कोई कैलेंडर वगैरह सेट करना है तो कैलेंडर वगैरह सेट कर सकते हो। ये सारी चीजें ना भी एक्सेल के थ्रू की जा सकती हैं। अगर आपको कोई मंथली बजट बनाकर दिखाना है तो उसका पहले से फॉर्मेट ऐसा बना हुआ दे दिया आपको। तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं, यानी पूर्व निर्धारित फॉर्मेट्स, ठीक है। इनको टेम्पलेट्स के नाम से बोला जाता है एक्सेल में, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड मंथली बजट, यानी मान लो अगर आप घर का बजट है ना पहले से लिखकर तैयार करके चल रहे हैं तो इस तरीके से भी है ना आप ये एक्सेल की फाइल बना सकते हैं, जिसमें ये फॉर्मेट आपको पहले से बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पहले से दे रखी है, इनमें से जिसकी जरूरत हो आप बना सकते हो। बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना केवल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्लैंक वर्कबुक, ठीक। तो ब्लैंक वर्कबुक में आपको इस तरीके का फॉर्मेट दिखाई देगा, ठीक है जी। ये सबसे ऊपर वही टाइटल बार, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये होता है दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। ये बिल्कुल सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में था। क्विक एक्सेस टूल बार भी है ना लेफ्ट हैंड साइड में था टाइटल बार के, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिकली सेव, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग, अंडू, रीडू, सॉर्ट, असेंडिंग, सॉर्ट, डिसेंडिंग और टच या माउस मोड जैसे टूल यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है भाई। बाकी देखो, इस ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ना, ये ध्यान रखना है, इसको रिबन के नीचे भी लाया जा सकता है। ये रिबन जो व्हाइट कलर की मोटी सी पट्टी है ना, इसको रिबन बोलते हैं, इसके नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। और ऊपर ले जाना है टाइटल बार के लेफ्ट में तो वहां पे ले जा सकते हैं। ये हमारा फाइल का नाम बुक 1 लिखा हुआ आ गया, जो कि मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट फाइल नेम बुक 1 होता है। बीच में सर्च का ऑप्शन भी दे दिया, जिसकी शॉर्टकट की Alt+Q होती है। अगर आपको एक्सेल में कुछ भी मतलब एक्सेल में ना किसी टूल का नाम याद है, बस उसे कैसे यूज करते हैं ये नहीं पता, तो आप यहाँ पर सर्च में लिखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट कि मेरे को फॉन्ट के बारे में जानना है, तो जैसे मैं फॉन्ट शब्द लिखूंगा यहाँ पर तो फॉन्ट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर ये दे देगा निकाल के, ठीक है। ये यहाँ पर दिखा भी दिया कितने तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, तो सर्च कर सकते हो आप यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में वही 3 बटन, ये होता है मिनिमाइज का, ये हो गया मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन का, और ये हो गया क्लोज द एप्लीकेशन का। बिल्कुल सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में बताया था मैंने आपको। फिर आ जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प और पावर पिवट, ये सारे है ना आपको मेन्यू या टैब यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाता है नेम बॉक्स, यानी कि जिस भी सेल पर आप क्लिक करेंगे उसका नाम नेम बॉक्स में लिखा हुआ आएगा।
और ये जो पतली सी पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी सेल में कुछ भी लिखिए, जैसे यतेंद्र लिखा मैंने, तो वो फॉर्मूला बार में लिखता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं किसी सेल के अंदर कोई फंक्शन लिखता हूँ, जस्ट सपोज दैट मैंने लिखा 10 + 20, तो ये फंक्शन जो मैंने लिखा ये भी है ना, या फॉर्मूला लिखा ये भी आपको फॉर्मूला बार में लिखता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यानी कुछ भी आप किसी भी सेल में लिखें वो आपको फॉर्मूला बार में लिखता हुआ जरूर दिखाई देता है। ये कॉलम्स हो गए। ठीक है, कॉलम्स की हेडिंग आपको ABCD फॉर्म में दिखाई दे रही है, और रोज के जो नंबर हैं यानी पंक्तियों के नंबर हैं वो आपको 1 2 3 से दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार मैं सबसे लास्ट वाले कॉलम का नाम और दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले वाले कॉलम का नाम है ए, और सबसे लास्ट वाले कॉलम पर अगर आपको जाना है या देखना है तो कंट्रोल के साथ राइट वाली एरो की दबा दीजिए कीबोर्ड से। देखो आ गया XFD, यही लिखवाया था क्लास में। और XFD हमारा कौन सा वाला कॉलम होता है, इसका नंबर होता है 16384वां कॉलम। ठीक है, अब अगर मुझे वापस है ना ए वाले कॉलम पर जाना हो वापस लौट के, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाली एरो की दबा देंगे तो वापस ए पे लौट के आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर पहली वाली रो का नंबर 1 है और आपको सबसे लास्ट वाली रो का नंबर देखना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबा दो कीबोर्ड से, तो आपको 10,48,576 नंबर दिख जाएगा। ठीक है, और अगर पहली रो पर वापस जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की दबा दीजिए तो आपको पहली वाली रो पर ले आएगा। है ना, ये वर्किंग एरिया है। इसमें आपको ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन की वजह से डब्बे डब्बे दिखाई दे रहे हैं, इनको सेल्स कहते हैं, और इन्हीं सेल्स में आप अपना डेटा लिखते हैं। नीचे आपको शीट नंबर 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप शीट नंबर 1 में काम कर रहे हैं एक्सेल की फाइल में, जिसको वर्कबुक कहा जाता है। तो वर्कबुक में शीट नंबर 1 में आप काम कर रहे हैं। बट अगर आपको और भी शीट ऐड करनी है तो शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4 ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया है, इससे आप अपनी शीट को लेफ्ट राइट खिसका सकते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जिससे शीट को आप अप डाउन खिसका सकते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ स्टेटस बार दिया हुआ है, जिसमें एक्सेसिबिलिटी नाम का टूल दे रखा है, डिस्प्ले सेटिंग दे रखी है, 3 व्यू दे रखे हैं। कौन कौन से, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक प्रीव्यू। और सबसे राइट साइड में जूम का ऑप्शन दे रखा है। जूम मैंने आपको बताया था ना, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400% और बाय डिफॉल्ट 100% होता है। तो इस समय हमने जूम को 200% पे किया हुआ है। फाइल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको ये वाले टूल मिल जाएंगे, जैसे न्यू, ओपन, शेयर, है ना, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज। ठीक है, ये वही सारे टूल है जैसे MS वर्ड में बताया था आपको। इसके बाद होम के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रुप मिलते हैं, क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का, अलाइनमेंट का, नंबर्स का, स्टाइल्स का, सेल्स का, एडिटिंग का, एडिंस का और एनालाइज डाटा का। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर दे रखी हैं, जिसमें क्लिपबोर्ड में वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर्मेट, पेंटर, पेज स्पेशल। ठीक है, पेज स्पेशल की जो शॉर्टकट की वो मैंने आपको लिखवाई भी थी, Ctrl+Alt+V होती है यहाँ पर। ठीक है, जबकि MS वर्ड में Alt+Ctrl+V होती है। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारा टूल क्लिपबोर्ड के अंदर आ जाता है। फिर फॉन्ट के अंदर देखो, यहाँ पर फॉन्ट दे रखे हैं अलग अलग तरीके के, जो भी फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना हो उस फॉन्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है एप्टॉस के नाम से, एप्टॉस नैरो के नाम से। ये फॉन्ट का साइज दे रखा है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट या ड्रॉप डाउन मेन्यू जो हमारे सामने खुल के आती है, इसमें मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नंबर। ठीक है, इसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी दे रखा है। ये होता है बॉर्डर। ठीक है, अगर देखो आप एक्सेल के शीट में किसी भी सेल में कुछ भी लिखो, जैसे सपोज मैं यहाँ कुछ वैल्यूज लिखना चाहूंगा, 10, 20, 20, 30, है ना, और यहाँ लिख देते हैं 40, 50, 60। तो सपोज दैट कि अगर मैं ये वैल्यूज लिखता हूँ और मुझे है ना ये वैल्यूज को है ना एक अलग से दिखाना है कि है ना अलग से डब्बे में दिखाई दें, तो इसके लिए मैं इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा। जैसे कि मैं इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस बॉर्डर वाले टूल में जाऊंगा और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारे जो डब्बे थे 10, 20, 30, 40, 50, 60 वाले, इनके ऊपर एक लाइन, आउटलाइन टाइप की बन के आ गई है। तो ये अलग से दिख रहे हैं कि इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दिया गया है। तो आप अपने सेलेक्टेड डाटा या फिर सेलेक्टेड सेल कह दीजिए, उनको है ना एक बॉर्डर के साथ दिखाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर आप प्रिंट कमांड दोगे ना Ctrl+P दबा के यहाँ से, तो देखा आपने ये जितना बड़ा एरिया हमने सेलेक्ट किया था और बॉर्डर लगाया था, केवल वही वाली रो और कॉलम की लाइनें यहाँ पर दिख रही है। बाकी शीट की जो रो और कॉलम वाली लाइनें होती हैं वो नहीं दिखेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, हमने ये बात ध्यान रखनी है हमको। अगर पेपर में कभी ये भी पूछ लिया जाए, ठीक है, कि अगर आप एक्सेल की शीट का प्रिंट आउट चाहते हैं या प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं और रो और कॉलम की लाइनें आपको देखनी है, तो क्या करना होगा, तो आपको बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा सेलेक्टेड सेल्स के ऊपर। ठीक है, ये है ना किसी भी सेल का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो अगर आपको करना है फिल तो कर सकते हो। इसको पॉप कलर के नाम से भी बोलते हैं, POP, पॉप कलर।
और किसी सेल के अंदर जो शब्द लिखे हो उनका कलर आपको चेंज करना है तो ये टेक्स्ट कलर वाले टूल से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा ये अलाइनमेंट दे रखे हैं। अलाइनमेंट का सही जो तरीका है वो हमें देखने को तब मिलेगा जब हम किसी पर्टिकुलर सेल को बड़ा कर लेंगे। जैसे ये G5 नाम से सेल है, G कॉलम का नाम हो गया, 5 रो का नंबर हो गया। अब मैं G5 सेल को बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं कॉलम की विड्थ को बढ़ा देता हूँ और रो की हाइट को बढ़ा देता हूँ। तब मैं देख रहा हूँ कि G5 वाला जो हमारा सेल है वो बड़ा हो गया, जिसको मैंने येलो कलर से कर दिया है ना। इसमें रो की हाइट भी बढ़ गई है और कॉलम की विड्थ भी बढ़ गई है। बट ये ध्यान रखना, केवल एक पर्टिकुलर सेल की हाइट और विड्थ नहीं बढ़ाई जा सकती, ये पूरे कॉलम की विड्थ बढ़ेगी और पूरे रो यानी पंक्ति की ऊंचाई भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। तो देख रहे हैं आप, बाकी सारे के जो सेल हैं उनकी चौड़ाई बढ़ गई है और ये जो सेल्स हैं इनकी ऊंचाई बढ़ गई है। ठीक है, बट जो हमें कहा, जो हमारा पर्पस था यानी कि G5 सेल एड्रेस को बड़ा करना, वो हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब सपोज दैट कि इसमें मुझे ABC लिखना है ना, तो मैं इस सेल से जैसे बाहर कहीं क्लिक करूंगा तो ABC लेफ्ट हैंड साइड पे ही रह जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो अल्फाबेट है वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं किसी भी सेल के अंदर। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 लिखूंगा और इस सेल से अगर जैसे ही बाहर निकलूंगा तो नंबर्स राइट साइड में खिसक जाएंगे अपने आप। इसका मतलब नंबर्स सेल के अंदर राइट अलाइंड होते हैं। ठीक है, बट अगर सपोज दैट कि मैं किसी सेल के अंदर ABC 1 2 3 यानी अल्फा न्यूमेरिक लिखूंगा और इस सेल से अगर बाहर निकल जाऊंगा तो यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर्स का जो मिश्रण है जिसे अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है वो भी लेफ्ट साइड में ही रह जाएगा। इसका मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक भी लेफ्ट अलाइंड होता है। तो अल्फाबेट हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ये लेफ्ट अलाइंड रहते हैं सेल के अंदर और नंबर्स हमेशा राइट अलाइंड रहते हैं। ठीक, बट इस सेल के अंदर टोटल मिला के कितनी पोजीशंस मैंने आपको बताई थी? टोटल यहाँ पर 9 पोजीशंस होती हैं किसी भी टेक्स्ट को दिखाने के लिए। जैसे ABC ये लिखा आपने, तो ये ABC यहाँ पर भी दिखाया जा सकता है, 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 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो किसी सेल के अंदर टोटल मिला के पोजीशंस कितनी होती हैं? 9 पोजीशन। और ये 9 पोजीशन किससे बनती हैं? 9 अलाइनमेंट से बनती हैं, सॉरी 6 अलाइनमेंट से। और 6 अलाइनमेंट होते हैं यहाँ पर, ये दे रखे ऊपर अलाइनमेंट वाले ग्रुप के अंदर। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट, ये हो जाएगा आपका सेंटर अलाइनमेंट, ये ऊपर टॉप अलाइनमेंट, ये बॉटम अलाइनमेंट और ये हो जाएगा मिडिल अलाइनमेंट। ठीक है, तो सपोज दैट कि मुझे इस ABC को यहाँ ऊपर की तरफ लेके आना है कॉर्नर में, तो इस अलाइनमेंट का नाम क्या होगा, इस पोजीशन का नाम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार जल्दी से। जिस जगह पर मेरा माउस पॉइंटर अभी मूव कर रहा है इस वाली पोजीशन का नाम क्या होगा सेल के अंदर? जी वेरी गुड, ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। तो इस वाली पोजीशन का नाम होगा बेसिकली, देखो मैं बताऊँ, ये राइट हो गया और ऊपर टॉप हो गया है ना। तो अगर मुझे इस ABC को यहाँ इस पोजीशन पर लेके आना है जहाँ पर माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, तो राइट और टॉप ये 2 अलाइनमेंट मेरे को सेट करने पड़ेंगे, टॉप और राइट। पहुँच गया? तो मोटा मोटी बात हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई, या मुद्दे की बात हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि टोटल 6 अलाइनमेंट्स होते हैं और उन 6 अलाइनमेंट से है ना आपको 9 पोजीशन सेट करने को मिल जाती हैं किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पर लिखता हूँ यतेंद्र और इसको बिल्कुल बीचों बीच में लाना है, तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को है ना सेंटर और मिडिल दोनों अलाइनमेंट को एक साथ क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, इसके बाद अलाइनमेंट वाले ग्रुप के अंदर ही आपको ओरिएंटेशन नाम का टूल दे रखा है, बट ये ध्यान रखना ये ओरिएंटेशन पेज ओरिएंटेशन नहीं है, ये ओरिएंटेशन सेल ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, और सेल ओरिएंटेशन सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को ओरिएंट करने के लिए दिया गया है, जिसमें आप है ना किसी भी टेक्स्ट को डायगोनली या वर्टिकली दिखा सकते हैं, जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। जैसे यतेंद्र शब्द लिखा हुआ है, इसे मैं डायगोनली दिखाना चाहता हूँ तो ऐसे दिखा दूंगा। ठीक है, वर्टिकल दिखाना है तो ऐसे दिखा दूंगा, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी सेल के अंदर हम जो लिख रहे हैं टेक्स्ट उसको है ना वर्टिकल या डायगोनल 2 पोजीशन में दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसी को ना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना भी कहा जा सकता है। इसके बाद रैप टेक्स्ट देख लीजिए। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ यतेंद्र निगम, तो आपको लग रहा होगा कि मैं ना जो सेल एड्रेस F1 है इसमें मैंने लिखा यतेंद्र निगम है ना, तो यतेंद्र शब्द है ना तो ठीक है, निगम शब्द है ना G में चला गया, G वाले कॉलम में। ऐसा नहीं है, वो F के अंदर ही है, वो अगर लगातार लिखते हैं ना तो ऐसा उसके ऊपर दिखाई देता है। ठीक, बट अगर मैं F और G के बीच में जो कॉलम की लाइन है उसे माउस से पकड़ के अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तब मैं ना यतेंद्र निगम पूरे शब्द को F1 सेल एड्रेस के अंदर लिखता हुआ देख रहा हूँ, है ना। या तब हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको। और एक्चुअली होता क्या ना, जैसे कॉलम की
चौड़ाई कम होती है तब हमें ऐसा फील होता है कि निगम शब्द जी वाले कॉलम में चला गया है, जबकि वो है F1 वाले सेल के अंदर ही। ठीक है, अब जैसे हाई मतलब कॉलम की जो विड्थ है उसको चौड़ा कर दोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक, बट मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि यतेंद्र के नीचे निगम शब्द लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तब मैं रैप टेक्स्ट शब्द इस टूल का इस्तेमाल करूंगा, जिससे शब्द के नीचे शब्द आप लिखकर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका दादा मर्जन सेंटर। मर्जन सेंटर में मान लो अगर आपको कई सारे सेल्स को मर्ज करके उनके बीच में कुछ लिखना है, तो जो भी सिलेक्टेड सेल है उनको मर्ज कर लो, मतलब सेलेक्ट कर लो और इस मर्जन सेंटर टूल पे क्लिक कर दो, तो इनके बीच में जो कॉलम की लाइन है ना वो बेटा गायब हो जाती है। देखो गायब हो गई। अब आप यहाँ जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मर्जन सेंटर का मतलब ये होता है, यानी जितने भी सेलेक्टेड सेल्स हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, मतलब जितने भी सेल्स आप चाहते हैं सेलेक्ट करना या मर्ज करना उनको पहले सेलेक्ट कर लो और फिर मर्जन सेंटर टूल पर क्लिक कर दो, और फिर जो भी आप लिखेंगे वो बिल्कुल सेंटर में लिखता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद आ जाती है नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखूँ, यहाँ पर 10 20 30 40 50 ऐसे नंबर्स लिख दिए मैंने, तो ये जो नंबर फॉर्मेटिंग आ रही है ना सेल के अंदर, इसको जनरल फॉर्मेट कहते हैं, या नो स्पेसिफिक फॉर्मेट के नाम से या नो स्पेस फॉर्मेट के नाम से भी बोला जा सकता है। बट इन सभी को हम चाहें तो इस फॉर्मेट में भी चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर फॉर्मेटिंग कहलाती है। इसको करेंसी फॉर्मेटिंग में लिखना है तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। इन नंबर्स को अगर आपको अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे आ जाएगा। अकाउंटिंग फॉर्मेट में बस जैसे रुपीज़ का सिंबल है ना वो थोड़ा गायब दूर हो जाता है, ऐसे आएगा देखो। ठीक है, और फॉर्मेट में ऐसे चेंज करके देखना है तो ये देख लो पहले परसेंटेज के फॉर्म में, तो परसेंटेज में ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, शॉर्ट डेट में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, लॉन्ग डेट में ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और ये तारीखें ऐसे क्यों लिखी हुई आ रही हैं ये मैंने आपको क्लास में समझाया था। ठीक है, याद है ना। टाइम फॉर्मेट में अभी 00 आ जाएगा, और फ्रैक्शन की फॉर्म में फ्रैक्शन हो, मतलब ये कंप्लीट नंबर है इनका फ्रैक्शन होगा नहीं इसलिए फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिखा रहा, और साइंटिफिक फॉर्म में ऐसा लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप है ना, ये तो चलो 5 नंबर्स थे जिनको हमने इस तरीके से देखा, बट मान लो एक्सेल की शीट पर है ना बहुत सारे सेल्स में डेटा लिखा हुआ है, सपोज दैट 1000 1000 सेल्स में डेटा लिखा हुआ है, और उनको अचानक से आपको इस तरीके की फॉर्मेट में चेंज करना हो, जैसे अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज करना हो, तो आप है ना हर एक सेल को सेलेक्ट करके उसमें रुपीज़ का सिंबल लगा के बीच में स्पेस देकर ऐसे थोड़ी काम करोगे। सारे के सारे सेल्स को सेलेक्ट करो, फटाफट है ना नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है स्टाइल्स। स्टाइल के अंदर सबसे पहला टूल दे रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें कई सारे रूल्स होते हैं। हाईलाइट सेल रूल होता है, टॉप बॉटम रूल होता है, डेटा बार्स होते हैं, कलर स्केल होता है, आइकन सेट होता है। कोई नया रूल बनाना है तो नया भी बना सकते हैं। इसका एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज दैट कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू 100 200 300 400 500 है ना, ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी। इसको नंबर फॉर्मेट में ही चेंज कर लेते हैं या जनरल में कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कि ये जितने भी सेल्स हैं ना इनमें मेरे को जल्दी से ये पता करना है, इनमें मेरे को जल्दी से ये पता करना है कि 300 से बड़ी संख्याएं कहाँ कहाँ लिखी हैं। आप बोलेंगे सर सामने ही दिख रही हैं आपके, आपको ये क्या पता करना है। देखो अभी तो है ना मेरे सामने 5 वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसलिए मैं आसानी से बता सकता हूँ कि 300 से बड़ी संख्या इन पांचों संख्याओं में कौन कौन सी है, कहाँ लिखी है। बट सपोज दैट कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत बड़ी शीट हमने सेलेक्ट की हुई है और बहुत सारे सेल्स को है ना हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें हमें ये जज करना है कि 300 से बड़ी संख्या कहाँ कहाँ लिखी है। तो हमें ना ऐसे मैनुअली देखकर टाइम खराब नहीं करेंगे, हमें सारे के सारे सेल्स को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल लगाना है ग्रेटर देन की कंडीशन में, और यहाँ पर लिख देना है मेरे को 300, और यहाँ कंडीशन डाल दी है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि बैकग्राउंड तो है लाल रंग का हो जाएगा, हल्के लाल रंग का, और टेक्स्ट डार्क रेड कलर का आ जाएगा। और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखो इन पांचों वैल्यू में 300 से बड़ी संख्या जहां लिखी हुई थी वो हाईलाइट होकर आ गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हाईलाइट सेल्स रूल। और भी कंडीशंस होती हैं, जरूर नहीं हाईलाइट करो, है ना। हाईलाइट के अंदर भी कंडीशन है, जैसे ग्रेटर देन की, लेस देन की, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक, बाकी और भी कंडीशन लगा सकते हो, जैसे आपने वैल्यू उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने वैल्यूज को सेलेक्ट किया और ये लगा दो कलर स्केल या डेटा बार लगा दो, तो डेटा बार के थ्रू भी दिखाया जा सकता है कि किसी सेल में ना कौन वैल्यू छोटी है या बड़ी है। अब देखो हमने टोटल 5 सेल्स को सेलेक्ट किया था जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू 500 थी, तो उसी में जो डेटा बार है, बार मतलब पट्टी, वो सबसे बड़ी दिख रही है और 100 वाले में छोटी दिख रही है। तो इस तरीके से भी डेटा को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर टेबल की अगर अगर आप कोई टेबल बनाते हैं और उसका ये कलर वगैरह चेंज करना है, जिसको टेबल के स्टाइल भी कहा जाता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। और जितने भी सेलेक्टेड सेल हैं उनकी अगर आपको स्टाइल वगैरह चेंज करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, सेल्स की स्टाइल। इसके बाद आता है सेल्स नाम का ग्रुप, जिसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ये 3 टूल दे रखे हैं। इंसर्ट में आप कहीं पर भी कोई सेल इंसर्ट कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू लिखवाई थी मैंने। ठीक है,
कोई भी रो को इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, शीट भी इंसर्ट हो जाती है। शीट इंसर्ट की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 लिखवाई थी मैंने, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा है 20 और यहाँ लिखा है 30, ठीक है। अब आपको लगता है, अच्छा इसे छोड़ दें, यहाँ लिख लो 30। आपको कभी अगर लगे कि 10 और 30 के बीच में या 20 और लिखना था मेरे को, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 30 वाले पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछेगा कि जो 30 वैल्यू वाला जो सेल है, उस सेल के अंदर जो 30 लिखा हुआ है इसे कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हो। तो मैं इसे राइट में शिफ्ट कराना चाहता हूँ, तो शिफ्ट सेल्स राइट पे क्लिक जैसे ही मैं करूंगा तो 30 अपने आप शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर जगह खाली मिल जाएगी, यानी एक सेल खाली मिल जाएगा जिसमें मैं 20 लिख सकता हूँ। समझ में आ गई बात। यानी किसी भी पर्टिकुलर सेल, मतलब कहीं पर भी आपको अगर कोई नया सेल इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जिस जगह पर आपको सेल इंसर्ट करना हो वहां पर पहले तो क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद इंसर्ट सेल पे जब क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि यहाँ जो पहले से वैल्यू है इसे कहाँ ले जाना चाहते हो, तो आप राइट में ले जाओ या लेफ्ट में भी ले जा सकते हो। तो ऐसा आपको लगेगा कि दोनों के बीच में एक सेल इंसर्ट हो गया है, ठीक है जी। ऐसी कॉलम या ऐसी रो को इंसर्ट किया जा सकता है, शीट भी इंसर्ट हो जाती है। शीट इंसर्ट करने के दो तरीके हैं, यहाँ से भी कर सकते हो इस बटन पर क्लिक करके, या शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैनुअली नीचे ये जो शीट बार आता है इस पर भी यहाँ पर प्लस के सिंबल पर क्लिक करके भी आप शीट को ऐड कर सकते हैं। सेम चीज डिलीट भी हो जाती है। अगर आपको कभी लगे कोई सेल डिलीट करना है तो जिस सेल को डिलीट करना है उस पर क्लिक करके डिलीट सेल कर दो, ठीक है। ऐसे आपको कोई रो डिलीट करनी है, कोई कॉलम डिलीट करना है, या कोई शीट डिलीट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट नाम का जो टूल है, इसमें आप है ना रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को क्या करेंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइड और अनहाइड का टूल दे रखा है जिसमें किसी भी रो को, कॉलम को या शीट को भी हाइड किया जा सकता है या अनहाइड किया जा सकता है। फिर आता है एडिटिंग नाम का ये ग्रुप। एडिटिंग नाम के ग्रुप में ना देखो, यहाँ पर ऑटो सम का एक, मतलब ऑटो फॉर्मूला नाम का टूल दे रखा है, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई 10, 20, ठीक है, 30, 40, 50। अब आपको इनको सबको जोड़ना है तो इनको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर क्लिक कर दो। देखो अपने आप ही है ना, यहाँ पर नीचे 150 लिखा हुआ आ गया। इसका मीनिंग ये है कि जब आपने 10, 20, 30, 40, 50 इन पांचों को सेलेक्ट किया तो इनको सेलेक्ट करने के बाद ये समेशन वाले या सम वाले इस टूल पर जैसे मैंने क्लिक किया ना, तो इनको सबको जोड़कर उसने यहाँ पर लास्ट में 150 लिख दिया, है ना। ये फंक्शन को खुद से लिखने से बचाने का एक तरीका है, मतलब आप लिखना नहीं चाहते तो उस केस में है। वरना पता है यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देखो ये रहा, जब मैंने माउस से डबल क्लिक किया ना 150 पर, तो वहां पर अंदर इक्वल टू का साइन, सम E15 से लेकर E19 तक पूरी ये सेल रेंज भी लिखी हुई आ रही है, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग आप ये समझ लो, या तो आप फंक्शन को खुद से लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो माउस से क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं, ये है मीनिंग। जैसे सपोज दैट कि मैं यहाँ इस 150 को हटा दूं और मैं खुद से है ना 10, 20, 30, 40, 50 को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है इक्वल टू का साइन लगाएंगे एक्सेल में तभी एक्सेल समझता है कि आप कोई फंक्शन फॉर्मूला लिखने जा रहे हो। फिर लिखेंगे सम, ब्रैकेट लगा देंगे, और देखो E15 से लेकर E19 तक मैंने सेल रेंज दे दी, ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा तो अभी 150 आ जाएगा। तो यहाँ दो तरीके हैं, या तो किसी फंक्शन फॉर्मूले को खुद से लिखो, नहीं तो माउस से क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक। ये ध्यान रखना कि जो सम वाला फंक्शन होता है ना, इसी की केवल एक शॉर्टकट की है, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। मतलब क्या है इसका, इसका मीनिंग ये है जैसे 150 को मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ और मैं 10, 20, 30, 40, 50 को सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबा दूँ तो भी अपने आप 150 लिखा हुआ आ जाएगा। तो पूरे एक्सेल में सम नाम के फंक्शन की ही केवल शॉर्टकट की होती है, बाकी किसी की शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे देखिए। इसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का टूल दे रखा है। अगर आपको शॉर्टिंग करनी है ए से लेकर जेड तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करनी हो जेड से लेकर ए तक, तो आप कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिख दिया 10, यहाँ 50, यहाँ 30, यहाँ 20 और यहाँ 40, ऐसे लिख दिया आपने। अब आपको इनको अरेंज करना है तो आप सॉर्टिंग कर दीजिए, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करेंगे तो आ जाएगा देखो 10, 20, 30, 40, 50, और अगर लार्जेस्ट से स्मॉल करेंगे तो 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे लिखा हुआ जाएगा, ठीक। फाइंड एंड सेलेक्ट, अगर आपको कुछ भी ढूंढना है, फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हो। किसी भी सेल में ना डाटा को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं, और गो टू करना है यानी किसी पर्टिकुलर सेल पर जंप करके जाना है तो गो टू करके, मतलब किसी भी सेल पर जंप करके भी जा सकते हो। जैसे सपोज दैट है ना, मेरे को किसी पर्टिकुलर सेल पे जाना है जंप करके, स्क्रॉल वगैरह नहीं करना चाहता मैं, तो गो टू टूल का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एड-इन्स नाम का भी टूल यहीं दे दिया है, यानी अगर आपको कोई पहले से यहाँ पर जो एप्लीकेशन दे रखी है उनको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। जैसे GPT फॉर एक्सेल वर्ड ये नाम की कोई एप्लीकेशन है, पाइथन फॉर एक्सेल नाम की एप्लीकेशन है, तो ये सब है ना, चैट GPT फॉर एक्सेल है,
ये अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एनालाइज डेटा में ना ये बेसिकली एक एडवांस फीचर है एक्सेल का, जिसमें आपका जो डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट वगैरह बना के दिखा देता है। ठीक है, देखो ये कॉलम चार्ट हो गया, ये पाई चार्ट हो गया, ये लाइन चार्ट हो गया, और ये ठीक है डॉटेड फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो अगर आप अपने डाटा को चार्ट की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो एनालाइज डाटा नाम के टूल का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका डाटा ऐसे चार्ट की फॉर्म में भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इंसर्ट वाला मेन्यू या टैब, है ना। इसमें बेसिकली सबसे पहले आपको टेबल का ऑप्शन दे दिया है, यानी अगर आप देखो वैसे तो एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है वो टेबल जैसा ही दिख रहा होगा आपको, है ना, रो और कॉलम। फिर भी हम चाहें तो यहाँ पर अलग से टेबल बना सकते हैं। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए जितने भी सेल्स आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद टेबल फॉर्मेट पे जाइए, टेबल टूल पे जाइए, ऐसे टेबल बन जाएगी। यहाँ पर आप जो भी डेटा लिखना चाहें वो डेटा लिखो। ठीक है, और एक टूल और था जिसे पिवट टेबल कहते हैं। पिवट टेबल क्या होता है बेसिकली, अगर आपने जैसे कोई डेटा लिखा एक्सेल में, ये लिख दिया आपने और ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो पिवट टेबल बेसिकली है ना एक टूल होता है जिसमें आपके डाटा को एक वेल ऑर्गेनाइज टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया जाता है, या अपने आप ही कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ ज़्यादा डेटा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आपको पिवट टेबल का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसकी फोटो दिखा देता हूँ। देखो ये देखो, सपोज दैट कि आपका कोई डेटा इस तरीके से लिखा हो। ठीक है, और कोई सही सा एग्जांपल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो चार्ट बना के दिखा दिया ना। जैसे ये कोई डेटा है ना, इस डेटा को आपको किसी को दिखाना है तो आप चार्ट बना के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर पिवट टेबल बना के दिखा सकते हैं, यही देख लो। ठीक है, इसको भी वैसे पिवट चार्ट ही बोलते हैं इसको, पिवट टेबल फॉर बिगनर। ये देख लो, ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर देखो पिवट टेबल बनी हुई है और नीचे पिवट चार्ट बना हुआ है, इसे चार्ट बोलते हैं। तो पिवट शब्द का बेसिकली मतलब क्या होता है, PIVOT पिवट। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को आसान तरीके से देखना। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को, मतलब एक कोई डेटा आपके सामने लिखा हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे उसको देखकर, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे कि ये क्या है, किस तरीके से लिख दिया किसी ने, तो उसको सिंपल आसान तरीके से दिखाने के लिए पिवट टेबल का और पिवट चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति इस डाटा को देखे तो उसे आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी था ना कि कॉम्प्लेक्स डेटा को ईजी वे में देखने के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, पिवट टेबल बना दी जाती है। क्योंकि सपोज दैट आपने एक्सेल की कोई फाइल बनाई, ठीक, और उस फाइल को है ना आपने किसी को दिखाया और सामने वाला व्यक्ति देखकर समझ ही नहीं पा रहा कि आपने किस तरीके से लिखा है, तो अभी तो बेकार ही है ना। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, पिवट टेबल बना देनी होती है ताकि सामने वाले व्यक्ति कोई भी आसानी से समझ जाए। इसके बाद देखो पिक्चर वही टूल है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से कोई फोटोग्राफ को है ना यहाँ पर ला सकते हो। अभी दो टूल दे रखे हैं, या तो किसी सेल के अंदर फोटोग्राफ को लाना है या फिर पूरी शीट के ऊपर फोटोग्राफ को लाना है, दोनों तरीके दे रखे हैं यहाँ पर। कोई शेप या आकृति अगर आपको यहाँ पर लानी है तो वो भी आप ला सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, कोई आइकन, यानी कि जो एनिमेटेड आइकन होते हैं वो अगर आपको एक्सेल की शीट पे लाने हो तो वो ला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई 3D मॉडल अगर आपको लाना हो, ठीक है, एक्सेल की शीट पर, तो 3D मॉडल आ जाएगा इस तरीके से। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेके आना है तो स्क्रीनशॉट में क्या होता है आपको पता ही है, जैसे स्क्रीनशॉट वाले टूल पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल मिनिमाइज हो जाएगी, नीचे टास्क बार में चली जाएगी, और बैकग्राउंड से, यानी आपकी फाइल के बैकग्राउंड से अगर आप कुछ भी क्रॉप करके लाना चाहें तो वो यहाँ पर ला सकते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कह दो या स्क्रीन क्लिपिंग भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद है ना स्मार्ट आर्ट होता है। स्मार्ट आर्ट मैंने आपको बताया था प्री डिफाइंड ग्राफिक्स को कहा जाता है, जिसमें आप कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे ये स्मार्ट आर्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो ऐसे बन के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो, यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो, यहाँ C लिख दो, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक। अब इस इंसर्ट में आगे बढ़ेंगे तो ये चेक बॉक्सेस आ गए, ये तो शायद मैंने बताया भी था आपको। आप जितने भी सेल्स में चेक बॉक्स लगाना चाहें ये चेक बॉक्स लगा सकते हैं ऐसे, तो यहाँ जो भी डाटा लिखना चाहें वो लिख दो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, आपको जो भी लिखना हो, 60 आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके का अगर आपको डेटा कहीं पर बनाना है, ठीक, ठीक है, जैसे सपोज दैट आप ये ऐसा कुछ बनाकर है ना अपनी शीट में दिखाना चाहते हैं किसी को, तो ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने वैल्यू 30 को चूज़ किया, तो जैसे 30 के सामने इस चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे तो उसमें ऐसे टिक का निशान बन के आ जाएगा। ठीक है, ये पहले पुराने वर्जन में नहीं था, अब नए वर्जन में दिया गया है चेक बॉक्स का टूल। ठीक,
इसके बाद चार्ट बना सकते हैं। आप डेटा को सेलेक्ट कीजिए, कोई भी डेटा आप सेलेक्ट कर लो, उसके अकॉर्डिंग चार्ट बन जाएगा। जैसे पाई चार्ट बनाना है आपको तो ऐसे बन के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी शीट के ऊपर बन के आया ना चार्ट, शीट अभी पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है, तो इसको बेसिकली कहते हैं एम्बेडेड चार्ट। ठीक है, बट चार्ट एज अ शीट की तरह आए तो उसे चार्ट शीट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं इस चार्ट को तो डिलीट कर देता हूँ, और इस डाटा को सेलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से एक फंक्शन की F11 दबाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे पूरी शीट पर ही चार्ट बन के आ गया है डाटा के अकॉर्डिंग। तो इसे चार्ट शीट कहते हैं। और नीचे भी है ना, जहाँ शीट नंबर 1 लिखा हुआ था उसी के बगल में चार्ट नंबर 1 भी लिखा हुआ गया है। यानी अब हमारा चार्ट शीट की तरह बन के आ रहा है, इसीलिए इसको चार्ट शीट कहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये फंक्शन की F11 दबाने से बन के आया था। और ये भी ध्यान रखना कि एक्सेल में अगर कोई डाटा आप सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो चार्ट बन के आता है आपके सामने अपने आप, वो कॉलम चार्ट होता है। कॉलम कॉलम से दिखाई दे रहे थे ना अभी। ठीक है, इसके बाद है ना, ये देखो स्पार्क लाइन है, यानी कि किसी डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आप है ना, मान लो लोकेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड, F15 से लेकर F19। चलिए मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने कुछ पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर आप है ना ये इस तरीके का कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर डेटा रेंज देनी पड़ेगी है ना। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर F15 से लेकर F19। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि किसी भी है ना सेल के अंदर आपको कुछ ऐसा चार्ट टाइप का दिखाना है। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने के बाद ऐसे सेल के अंदर जैसा बन के आ जाए। ठीक है, इसमें चेंजेस भी आप कर सकते हैं, लाइन जैसी बना के दिखानी है, जिसमें लाइन आ नहीं रही ऐसे। तो मैंने आपको लिखवाया था ना कि किसी भी सेल के अंदर अगर कोई चार्ट बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बेसिकली स्पार्क लाइन के नाम से बोलते हैं। तो ऐसे दिखा सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये देख लो लिंक, हाइपर लिंक वाला ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+K होती है, यानी कि आप किसी एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज का या इसी डॉक्यूमेंट यानी इसी फाइल के अंदर किसी प्लेस का या किसी नई फाइल का या फिर ईमेल एड्रेस का लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, लिंक का क्या कंडीशन होती है, क्या रूल होता है, मैंने आपको लिखवाया था। ठीक, अब देख लो किसी भी सेल पर है ना, किसी सेल के अंदर सपोज दैट आपने लिखा PM। अब आप यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते कि PM का बेसिकली मतलब क्या है, इसको पूरा डिटेल में नहीं बताना चाहते, तो आप क्या करेंगे, इस PM को यानी इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में कमेंट वाले इस टूल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कमेंट पर क्लिक करोगे अपने आप ऐसे कमेंट फ्लैश हो जाएगा, और उस सेल के राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में बैगनी यानी पर्पल कलर का सिंबल भी बना हुआ आ जाएगा। अब यहाँ लिख दो कि PM का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे आ जाएगा, पोस्ट कर दीजिए। तो अभी तो है ना जो कमेंट था वो गायब हो गया ना, बट मैं माउस पॉइंटर को जैसे ही इस पर्पल के सिंबल पे ले जाऊंगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो यानी जिसके पास भी ये शीट होगी वो वैसे तो दिखेगा कि यहाँ पर PM शब्द लिखा हुआ है, बट जैसे ही वो देखेगा कि इस सेल के राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में पर्पल कलर का सिंबल बना हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई कमेंट लगा हुआ है, तो जैसे ही माउस पॉइंटर को ले जाएगा वो देख लेगा कि PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप सेल के अंदर नहीं दिखाना चाहते उसे कमेंट में भी शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे कहीं पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स बनाकर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स भी बन जाता है, अलग से कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है, तो इंसर्ट के अंदर आपको टेक्स्ट नाम के इस ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स बनाने का टूल दिया जाता है। फिर आता है हेडर फूटर। देखो हेडर फूटर पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारी जो एक्सेल की शीट है वो अब पेजेस के फॉर्म में दिखाई देगी। थोड़ा छोटा करके दिखाऊं, देखो पेज जैसे दिख रहे हैं, MS वर्ड के जैसे पेज थे उसी तरीके से पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी एक्सेल की पूरी शीट है। अब जितने एरिया में मैंने काम किया हुआ है उतना एरिया वाइट कलर से दिखाया जा रहा है बस, बाकी ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, पर ये ऐसा हुआ कैसे, ये कैसे दिखाई दिया मुझे ये चीज़। तो वैसे तो मैंने हेडर फूटर नाम के टूल पर है ना क्लिक किया था, वैसे तो मैंने हेडर फूटर नाम के टूल पर क्लिक किया था, बट ये चीज़ है ना हमें एक बेसिकली व्यू में दिखाई दे रही है। ठीक है, व्यू का मतलब व्यू कौन सा है, देखो यहाँ पर व्यू वाले मेन्यू या टैब में जाएंगे ना तो यहाँ पर देखना आपको 4 व्यू देखने को मिलेंगे, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यू। तो बेसिकली हमें जो शीट दिखाई देती है नॉर्मली वो तो नॉर्मल व्यू कहलाता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। बट अगर हम चाहें तो पेज लेआउट व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, पेज लेआउट व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तब हमारी एक्सेल की शीट पेजेस के फॉर्म में दिखाई देगी। समझ में आ गया सभी को।
जब पेजेस के फॉर्म में देखते हैं ना तब कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऊपर रूलर भी आ जाता है, यहाँ पर हेडर लिखने का टूल आपको दे दिया जाएगा, नीचे है ना फूटर लिखने का टूल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट हेडर फूटर कह दो, रूलर कह दो, और एक्सेल की शीट पेजेस के फॉर्म में कह दीजिए, ये तभी दिखाई देगी जब आप एक्सेल की शीट का व्यू नॉर्मल से हटाकर पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पेज लेआउट व्यू में ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी। ठीक, अब आगे देखो। इसके बाद है ना आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, मतलब कोई गणित की इक्वेशन है जो आप लिख नहीं पा रहे हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, सपोज दैट ये इक्वेशन आपको कहीं पर लिखनी है, दिखानी है, तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, सेम वही है जैसे एमएस वर्ड में था। अगर कोई सिंबल है जो आपको कीबोर्ड पे नहीं मिल रहा है या कंप्यूटर में कहीं नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर ढेरों प्रकार के सिंबल हैं। जैसे ये कॉपीराइट का सिंबल है, देखो ये अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। इसके बाद पेज लेआउट आ जाता है। पेज लेआउट में पहले थीम आ जाती है। थीम अलग अलग कलर की होती हैं, जो भी कलर की थीम आप अप्लाई करोगे वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जनरली इससे क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कलर तो चेंज हो ही रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब फॉन्ट में भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, फॉन्ट भी चेंज हो जाता है और कलर तो चेंज होता है यहाँ पर थीम के अंदर। फिर आ जाता है पेज सेटअप, जिसमें देखो मार्जिन। अब देखो मार्जिन है ना, यहाँ पर नॉर्मल दे रखा है, वाइड दे रखा है, नैरो दे रखा है और कस्टम मार्जिन। यहाँ पे भी 4 मार्जिन दे रखे हैं। ठीक है, ऊपर देख रखा है लास्ट कस्टम सेटिंग, यानी हो सकता है लास्ट जो हमने मार्जिन की सेटिंग की होगी तो वो यहाँ पर ये भी दिखा देगा अब। वरना इसको इसको छोड़िए, केवल ये याद रखना नॉर्मल, वाइड, नैरो और कस्टम मार्जिन, ये 4 मार्जिन ऑप्शन ही आपको दे रखे होते हैं एक्सेल में। ठीक है, और ये देख रहे होंगे आप मार्जिन में ना, देखो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के साथ साथ हेडर फुटर ये भी आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो मार्जिन में एक्सेल के केस में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के साथ साथ हेडर फुटर को भी मार्जिन में सेट किया जाता है या रखा जाता है। ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट, वैसे तो ओरिएंटेशन है ना आपको कुछ ऐसा दिखेगा नहीं यहाँ पर, है ना, बट अगर मैं व्यू की तरफ जाऊँ, व्यू वाले मेन्यू या टैब में, और पेज लेआउट पर क्लिक कर दूँ, तब आपको जो पेजेस है ना कैसे दिखाई दे रहे हैं, लंबे लंबे दिख रहे हैं ना, तो ये पोर्ट्रेट फॉर्म में हो गए। बट अगर मैं चाहता हूँ इनको लैंडस्केप में रखना तो मैं लैंडस्केप में भी देख सकता हूँ, तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सेल की शीट को पेजेस के फॉर्म में चेंज करते हैं, फिर आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, तो वो आप रख सकते हो। फिर आता है साइज, पेपर का साइज। सपोज दैट कि आप है ना प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो ये पेपर के साइज यहाँ पर दे रखे हैं। लेटर के नाम से टैबलॉइड, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5 है ना, तो ये पेपर के साइज के नाम है, जिसमें ये ध्यान रखना कि लेटर हमारा बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज होता है एक्सेल में, जबकि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज A4 होता है। ठीक है, फिर ये देख लो बैकग्राउंड। अगर आपको कोई बैकग्राउंड में फोटो डालनी है एक्सेल की शीट पर, तो अपने कंप्यूटर से ना किसी भी फोटोग्राफ को आप सेलेक्ट कर लो, तो बैकग्राउंड में फोटो भी आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाता है फॉर्मूला वाला आपका टैब या मेन्यू, जिसके अंदर आपको ढेर सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। ये फंक्शन लाइब्रेरी दे रखी है बेसिकली, और इस फंक्शन लाइब्रेरी में देखो कितने सारे फॉर्मूले फंक्शन की कैटेगरी दे रखी है। जैसे ये ऑटो सम वाले हो गए, मतलब ऑटो वाला ऑप्शन भी यहाँ दे दिया जो होम के अंदर था। ये रिसेंटली यूज फंक्शन यहाँ पर लिस्ट बना के दे दिया है। ये फाइनेंशियल फंक्शन की लिस्ट है, ये लॉजिकल फंक्शन की लिस्ट है, ये टैक्स फंक्शन की लिस्ट है। ये ध्यान रखना कि लिस्ट शब्द मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ बस यहाँ पर, वरना अगर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें और नीचे की तरफ गिरते हुए लिस्ट आपको दिखाई दे तो उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू कहा जाता है। ठीक है, टैक्स फंक्शंस हो गए, डेट और टाइम के फंक्शंस हो गए, लुकअप एंड रेफरेंसेस के फंक्शन हो गए, मैथ्स एंड टिग्नोमेट्री के फंक्शंस हो गए। मोर फंक्शन में स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, इंजीनियरिंग फंक्शन है, क्यूब फंक्शन है, इंफॉर्मेशन फंक्शन है, कंपैटिबिलिटी फंक्शन है, और वेब के फंक्शन भी होते हैं। बट इतने सारे फंक्शन फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक बेसिक हैं, वही पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है। आपको है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पर आपको एक क्लास मिल जाएगी। मैं फिर से दिखा देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है। ठीक है, ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता हूँ ना, तो ये ज़रूर करते रहिए सभी लोग। आप डेली बेसिस पर है ना कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइए, और वहाँ पर है ना आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लिखे मिल जाएंगे। जैसे ये चार मतलब क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आप हैंड टू हैंड है ना किसी भी मतलब ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सेल रेफरेंसिंग है, तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो अपने आप है ना राइट का सिंबल बन के आ जाएगा।
अच्छा, वो अकाउंट ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, वो आप है ना जब अपने कंप्यूटर या मोबाइल में करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो अभी आई थी। ठीक है, तो सेल रेफरेंस पे जैसे क्लिक करोगे हैंड टू हैंड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ये राइट है, करेक्ट आंसर है या रॉन्ग है। ठीक है, और अच्छा लाइक करने के लिए भी बोल रहा है कि अकाउंट ऐड करो पहले। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस है ना आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। कोशिश मैं कर रहा हूँ डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस दूं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। ठीक है, और जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर लें, ठीक है, तब फाइनली आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना और इन्हीं क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें अभी आज ही मैंने क्लास ली है, क्लास नंबर 37 के नाम से। ठीक है, तो ये मैं क्लास ले रहा था, इसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आपका है ना देखो मॉक टेस्ट देने का जो मेथड है वो मेरे यूट्यूब चैनल से हो जाएगा, आपको कहीं मॉक टेस्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कम्युनिटी वाले सेक्शन में क्वेश्चन आंसर करिए और उनका एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम में लेटेस्ट वाली क्लास में देख लो। ठीक है, जैसे मैं अभी कम्युनिटी वाले सेक्शन में और कुछ क्वेश्चन डालूंगा, फिर जब वो क्वेश्चन डाल दूंगा उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो फिर बना के डाल दूंगा यहाँ पर, वो यहाँ पर आ जाएगी क्लास नंबर 38 के नाम से। ठीक है, तो ये चलो जरूर करते रहिए। चलिए तो वापस आ जाते हैं और जो मैं दिखाना चाह रहा था वो दिखाता हूँ अब आपको। आपको जाना है ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक प्लेलिस्ट है एमएस ऑफिस के नाम से, और इसमें एक ही क्लास है एमसीक्यू, इसमें एक ही क्लास है ऑल एक्सेल फार्मूला के नाम से। ठीक है, ये मैंने क्लास के बीच में भी आपको दिखाया था। तो यहाँ पर एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले फंक्शन है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इनको आप देखिए आराम से समझिए, पेन पेपर लेके बैठिए क्योंकि ये मैथमेटिकल टॉपिक है ना, इसमें रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, पेन पेपर लेके बैठेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तभी आप एक्सेल के जो क्वेश्चंस आते हैं फंक्शन फॉर्मूले वाले पेपर में उनके आंसर दे पाएंगे। ठीक है जी, चलो अब आगे देखो। इसके बाद ये आगे के जो टूल दे रखे हैं ये थोड़े एडवांस हो जाते हैं जिनके पेपर में आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, डेटा डेटा के केस में भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर वही टूल ज़्यादा दे रखे हैं, जैसे कि आपको किसी दूसरी फाइल से या किसी दूसरे सोर्स से डाटा को इंपोर्ट कराना हो एक्सेल की शीट में। जैसे यहाँ पर गेट डेटा नाम का जो टूल दे रखा है, इसमें किसी फाइल से आप है ना एक्सेल की अपनी फाइल में डाटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे कि किसी दूसरी एक्सेल की फाइल से डाटा इंपोर्ट कराना हो आपको, या किसी टेक्स्ट फाइल से या किसी एक्सएमएल फाइल से या जेसन फाइल से या पीडीएफ फाइल से या किसी फोल्डर में से कोई डाटा उठा के आपको लाना हो, तो इस तरीके से आप डाटा ला सकते हैं। ठीक है, या मान लो कोई डेटाबेस की फाइल बनी हुई है, ठीक है, जैसे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस हो गया, एनालिसिस सर्वर सर्विसेज हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस हो गया, या एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज डेटाबेस हो गया। इन डेटाबेस की जो फाइलें हैं यहाँ से अगर डेटा आपको इंपोर्ट करा के लाना है अपनी एक्सेल की फाइल में तो ला सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ इंपोर्ट डेटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक और एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस के अंदर ही, एमएस एक्सेस के नाम से। ये है एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेस नाम की एप्लीकेशन से आप डाटाबेस फाइल बना सकते हैं। अब उस डाटाबेस फाइल का डाटा आप एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट कराना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से ला सकते हैं। ऐसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्लाउड है, क्लाउड स्टोरेज जिसको एजर कहते हैं, वहाँ से अगर कोई डाटा है जिसको आप एक्सेल की शीट पर लाना चाहें तो भी ला सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे सोर्सेज हैं, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, इनके क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। ठीक है, इसके बाद आते हैं रिव्यू के अंदर। रिव्यू में देखो वही दे रखा है, स्पेलिंग मिस्टेक का टूल, F7 फंक्शन की, थिसॉरस डिक्शनरी, ठीक है, जो राइट साइड में खुल के आ जाती है, जिसमें आप किसी भी शब्द का सिनोनिम देख सकते हैं, और अगर एंटोनिम होगा तो वो भी दिखाई दिया जाएगा। वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, यानी कि आपने जो वर्कबुक एक्सेल की फाइल बनाई है उसमें किया किया है, क्या किया है ना, तो इसमें लिखा हुआ सब कुछ दिखा देगा कि एंड ऑफ शीट, यानी आपकी शीट मतलब आपने सबसे फाइनली जहां तक लिखा है वो है H38 वाले सेल तक, है ना। टोटल सेल में डेटा 49 सेल में डेटा है, बाकी खाली है। एक टेबल बनाई है, एक फॉर्मूला लिखा है, दो ऑब्जेक्ट हैं, कमेंट एक में लिखा है। ठीक है, अब जिस वर्कबुक को आप देख रहे हैं उसमें टोटल शीट 2 है, तो इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। ये ध्यान रखना, वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स की अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज Ctrl+Shift+G। ठीक है, इसके बाद फिर वही टूल है ट्रांसलेट का, स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप मैंने आपको बताया था ऑनलाइन सर्च को कहा जाता है। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, उस समय अगर आपको कुछ भी सर्च करना है यहाँ पर तो सर्च कर सकते हो। कमेंट आपको बता ही दिया था मैंने अभी, ठीक है, ये कमेंट हो गया। इसके बाद सपोज दैट कि यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम किसी सेल के अंदर, ठीक, और आप इस पीएम शब्द के बारे में ना थोड़ा डिटेल में बताना चाहते हो अब, तो ये तो कमेंट हो गया। बट अगर यहाँ पर आप नोट ऐड करना चाहें तो नोट भी ऐड कर सकते हैं, वो आता है यहाँ से न्यू नोट। न्यू नोट की पहचान ये है कि आपके किसी सेल के राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में रेड कलर का ट्रायंगल जैसा बन के आ जाएगा। अब आप यहाँ जो लिखना चाहें वो लिख दो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र
मोदी, है ना। जो भी लिखना चाहें वो लिखो, 2014 से कार्यकाल में है, टिल नाउ। तो इतना सब कुछ आपको लिखना है पूरा। तो ये फिर आप है ना एक नोट डाल दीजिए इसके लिए। नोट भी ऐसे ही गायब हो जाता है, माउस पॉइंटर को जैसे ही है ना इस रेड कलर के सिंबल पे लाओगे तो नोट फ्लैश होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर आता है प्रोटेक्ट शीट वाला। देखो मैंने यही आपको बताया था कि आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर शीट को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं पासवर्ड लगा के, या पूरी की पूरी वर्कबुक यानी कि एक्सेल की फाइल को भी पासवर्ड लगा के प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट कि मैं पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पर जो भी पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है, और फिर इसे ओके कर दूंगा, तो फाइनली क्या होगा, इस फाइल के ऊपर पासवर्ड लग जाएगा। अब इस फाइल को जब भी ओपन किया जाएगा, एक्सेल की फाइल को यानी वर्कबुक को, तो ये पासवर्ड मांगेगा, और अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है या पासवर्ड गलत डाल रहे हैं तो आप इस एक्सेल की फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे या शीट के ऊपर भी हो सकता है, यानी आप चाहते हैं कि आपकी एक्सेल की फाइल में मान लो 5 शीट हैं, 5 शीट में से जो 5वें नंबर की शीट है ना वो उस पर लॉक लगा दो बस, बाकी 4 शीट को खुला रहने दीजिए, है ना। 1 2 3 4 को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई देख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट 5वें नंबर की शीट में जो डाटा है वो कोई ना देख पाए तो उसे पासवर्ड लगा दीजिए। तो अगर आप ये फाइल अपने पास भी रखते हैं या किसी और को भी भेजते हैं तो जिसको पासवर्ड पता होगा वही केवल खोल पाएगा, देख पाएगा। ठीक है। फिर आता व्यू। देखो नॉर्मल व्यू बाय डिफॉल्ट व्यू होता है एक्सेल का, जैसे कि मैंने बताया आपको। फिर पेज लेआउट व्यू में मैंने आपको बता दिया कि पेजेस है ना, आप मतलब एक्सेल की शीट पेजेस के फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है। और इसके अलावा एक और व्यू होता है जिसे पेज ब्रेक प्रीव्यू कहते हैं। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि जितने बड़े एरिया में आपने काम किया होगा उतना ही एरिया आपको हाईलाइट करके दिखा दिया जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे ना तो इतना ही प्रिंट आउट निकल के आएगा, तो बाकी का जो एरिया वो ग्रे कलर से दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है। तो जितना बड़े एरिया में आपने काम किया है या जो भी कुछ लिखा है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है। ठीक है जी। जूम आपको पता ही है, मिनिमम जूम 10% कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम 400% कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जूम 100% होता है एक्सेल में। अब ये टूल देख लो फ्रीज वाला, ये अच्छा टूल है। देखो मैं ना ए वाले कॉलम में कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, सपोज दैट मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 20 30 40 50, है ना, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसे यहाँ से हटा देता है। देखो अब ए वाले कॉलम में जो भी लिखा हुआ है इसको देखकर आपको है ना आगे जो कॉलम है, सपोज दैट कि यहाँ पर जे वाला जो कॉलम है इसमें कुछ लिखना है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ना जैसे स्क्रॉल बार को लेफ्ट की तरफ खिसका रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को, तो मेरी स्क्रीन पे से जे वाला कॉलम गायब हो जा रहा है, ए दिख रहा है। बट अगर मैं जे वाले कॉलम को देखने जाऊंगा तो यहाँ से ए गायब हो जाता है ना। तो इसलिए हमारे पास एक तरीका है कि हम ए वाले कॉलम को फ्रीज कर दें। तो मैं क्या करूंगा, इसे फ्रीज कर दूंगा। अब फ्रीज करने के बाद जैसे ही मैं ना स्क्रॉल बार को मूव कराऊंगा, देखो इसे ऐसे दिखाता हूँ, जैसे ए वाला कॉलम है इसको मैं फ्रीज करना चाहता हूँ, है ना, तो मैंने फ्रीज कर दिया ए वाले कॉलम को। अब मैं जैसे ही ना मूव करूंगा, देखो मेरी बाकी की जो शीट है ना वो मूव कर रही है ना, और ए वाला जो कॉलम है वो फ्रीज हो गया, रुक गया वहीं पे। तो सपोज दैट कि मेरे को जे वाले कॉलम में कुछ लिखना है या मैच कराना है, जैसे मान लो यहाँ अमित लिखा हुआ है, यहाँ राम लिखा हुआ है, यहाँ श्याम लिखा हुआ है, यहाँ रवि लिखा हुआ है, यहाँ कुमार लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 10वें नंबर पे, एक काम करते हैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब देखो यानी 10वें नंबर, ये जो 10 नंबर लिखा हुआ है या 10 नंबर लिखा हुआ है, इसके सामने जे वाले कॉलम में किसका नाम है, तो जे वाला कॉलम मेरे को दिख रहा है नहीं। तो अब मैं फ्रीज कर दिया ना मैंने ए वाले कॉलम को, तो जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से शीट को मूव कराऊंगा राइट की तरफ, तो यहाँ देखो लिखा हुआ आ गया, मतलब जे वाला कॉलम मुझे दिख जाएगा और उसके नाम भी दिख जाएंगे। अब मैं मैच कर लूंगा कि 10 नंबर किसको मिले हैं, अमित को, 20 नंबर किसको मिले हैं, राम को मिले हैं, 30 नंबर श्याम को मिले हैं। इस तरीके से ये टूल काम करता है फ्रीज वाला। तो जैसे किसी कॉलम को आपको फ्रीज करना है तो कॉलम को भी कर सकते हैं, किसी रो को फ्रीज करना चाहें तो रो को भी कर सकते हैं। तो 3 टूल आते हैं यहाँ पर। ठीक है। पहले तो किसी भी रो या कॉलम को आप इस टूल से फ्रीज कर सकते हैं जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ्रीज पेन के नाम से। फिर सबसे पहली रो को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो उसे फ्रीज टॉप रो कहते हैं, और सबसे पहले वाले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो उसे फ्रीज फर्स्ट कॉलम कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। स्प्लिट टूल देख लो, स्प्लिट के थ्रू है ना आपकी जो फाइल है उसको, देखो छोटा करके दिखाता हूँ। डिवाइड द विंडो इनटू डिफरेंट पैन दैट ईच स्क्रॉल सेपरेटली। अच्छा अब देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ना कुछ चेंजेस किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने।
कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर। जैसे है ना, मैंने आपको लिखवाया था कि एक्सेल की शीट को है ना बेसिकली 4 पार्ट में स्प्लिट करके देख सकते हैं। पर जो अब नया अपडेट आया ना, इसमें केवल 2 ही रख दिया है इन्होंने, देखो। यानी एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। ये लेफ्ट राइट के लिए हो गया, बाकी हाँ वही है। देखो कुछ है ना चेंजेस या बदलाव किए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। जैसे कि एक चेंज या बदलाव है ना, उसमें भी कर दिया है, याद है आपको? MS वर्ड में मैंने आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की लिखवाई थी। तो सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती थी ना, वो थी कंट्रोल प्लस इक्वल टू। बट अभी जो लेटेस्ट चेंज किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS वर्ड में, उसमें शॉर्टकट की चेंज कर दी है। वो कर दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर। ठीक है, ये शायद मैंने लिखवा भी दिया था आपको। तो ये एक चेंज यहाँ पर भी कर दिया उन्होंने कि अब है ना स्प्लिट टूल का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो 2 पार्ट में दिखेगी, जैसे MS वर्ड में दिखती है। यानी ऊपर भी वही फाइल खुली हुई है बुक 1, और नीचे भी वही फाइल खुली हुई है बुक 1। ठीक है, जैसे यहाँ अमित के आगे कुछ आप लिखोगे ना, मान लो यतेंद्र लिखना है आपको, तो फाइल तो एक ही है ना ये, तो दोनों जगह लिखता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब एक ही फाइल को अगर आपको लगता है दो मतलब एक ही फाइल के 2 व्यू देखने हो आपको, ये मान लो टॉप व्यू है और यहाँ आप बॉटम व्यू देखना चाहते हैं नीचे में, तो ऐसे देख सकते हो। जबकि फाइल एक ही है जो 2 पार्ट में खुली हुई है। ठीक है, ठीक है। हाइड का टूल आपको दे दिया यहाँ पर, अगर आप है ना किसी फाइल को हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद देखो हेल्प दे दिया, हेल्प में वही सारी चीज़ें हैं। हेल्प नाम का टूल दे रखा है, यानी कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए और आप पढ़ के है ना उस टूल पर काम कर सकते हैं, तो इस हेल्प टूल का इस्तेमाल कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, पढ़ के है ना अपना काम कर सकते हो। जैसे मान लो आपको है ना, जैसे डिस्प्ले और हाइड द जीरो वैल्यू ये नहीं आता आपको, तो यहाँ से देख सकते हो। वी लुकअप फंक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ आ गया कि वी लुकअप को कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब लिखा आ गया यहाँ पर। ठीक। बट सपोज दैट कि अगर आप है ना पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको है ना वीडियो ट्यूटोरियल भी बना के दिए जाते हैं, ताकि उन वीडियो को देखकर भी आप समझ जाओ कि कोई फंक्शन है, फॉर्मूला है, वो कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखो वीडियोस भी आ गए हैं। जैसे मान लो रो कॉलम और सेल को कैसे मैनेज करते हैं, इसका वीडियो आपको देखना है। ठीक है, और इसमें देखो इंसर्ट डिलीट सेल रो कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वीडियो आ जाएगी, आगे वीडियो, इसे प्ले कर लो। तो यहाँ पर ये दिखा देंगे कि आपको कि किसी भी कॉलम को, किसी रो को या किसी सेल को इंसर्ट डिलीट कैसे किया जाता है। तो आप ये चीज़ यहाँ से देख कर भी कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ आ गया? ये मिलेगा आपको शो ट्रेनिंग नाम के टूल में। कॉन्टेक्ट सपोर्ट में ना आपके साथ एक रोबोटिक चैट होगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, आप कुछ लिखिए उधर से रिप्लाई आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको रिप्लाई कर रहा होगा, ये रोबोटिक चैट होती है। ठीक है। फीडबैक में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कोई सजेशन फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ठीक लगेगा तो उस पर वो काम करेंगे। इसके बाद है ना ये आ जाता है व्हाट्स न्यू में। आपको बताइए अगर एक्सेल में कोई नया चेंज या बदलाव होता है और आपको ये बात ना पता चले, तो आप यहाँ व्हाट्स न्यू में जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, फिर कम्युनिटी नाम के ग्रुप में है ना आपको कम्युनिटी नाम का ये मिल जाएगा एक टूल, और एक्सेल ब्लॉग। तो मैंने आपको लिखवाया था, कम्युनिटी बेसिकली एक्सपर्ट लोगों की कम्युनिटी होती है। ठीक है, उनसे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और एक्सेल ब्लॉग में बेसिकली लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह जो एक्सेल के रिगार्डिंग होती हैं वो आती रहती हैं। ये दोनों वेबसाइट के थ्रू ही होता है। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। अभी मैंने कुछ अपडेट वगैरह करा होगा, उसकी वजह से है ना ये यहाँ पर सारी चीज़ों को ओपन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिटी वाली वेबसाइट है। तो यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं ना, वो सब अपनी मतलब यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद एक और ये देख लो एक्सेल ब्लॉग। एक्सेल ब्लॉग पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो भी एक वेब पेज खुल जाएगा यहाँ पर एक्सेल ब्लॉग का। तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ जितनी भी होती हैं एक्सेल के रिगार्डिंग, जैसे लिखा है ना व्हाट्स न्यू इन एक्सेल, तो वो यहाँ पर आता रहता है, तो लोग देखते रहते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए होता है जो एक्सेल पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है ना पाइथन इन एक्सेल अवेलेबल नाउ, तो एक्सेल और पाइथन दोनों को मिक्सअप करके भी नए टूल्स बनाए गए हैं। तो जो लोग एक्सेल पे ही काम करते हैं, एक्सेल का ही सारा काम करना होता है, वो लोग है ना इन पर चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि एक्सेल के रिगार्डिंग का कोई नया टूल आया हो, कोई नया सोल्यूशन आया हो, वो चीज़ें है ना यहाँ पर उन्हें पता चल जाती हैं। ठीक है,
पावर पिवट में देखो यहाँ पर कुछ एडवांस टूल दे रखे हैं, जैसे ये मैनेज करने का डेटा मॉडल को, केपीआई वगैरह कैसे बनाते हैं, तो ये सब पेपर में नहीं पूछते आपके। बस इतना ही ध्यान रखना कि पिवट टेबल क्या होती है या पिवट चार्ट क्या होता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से समझने के लिए आप पिवट चार्ट बना सकते हैं, पिवट टेबल बना सकते हैं। क्लियर है जी, समझ आ गया सभी को? चलिए, तो फाइनली है ना, मैंने आपको एक्सेल के टूल्स के बारे में समझा दिया। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टूल थे वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा दिए हैं। बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट है ना, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा टूल कहाँ पर दे रखा है प्रैक्टिकल में। ठीक है, या फिर मैंने मर्जन सेंटर पे क्लिक किया तो ऐसा हो गया था, या मैंने है ना, मैंने मान लो अगर यहाँ पर पेज लेआउट पे क्लिक किया था तो ओरिएंटेशन ऐसे चेंज कर लिया था। मतलब कहने का मेरा सिंपल सा मीनिंग है कि आपको थ्योरेटिकल पॉइंट याद होना ज़रूरी है। अगर थ्योरेटिकल पॉइंट्स याद नहीं है आपको हर एक टूल के रिगार्डिंग, तो आप क्वेश्चंस को है ना समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आज है ना हमारी आज की क्लास में एक्सेल खत्म होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि एक्सेल का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने क्लास में खत्म कर ही दिया, आज प्रैक्टिकल कर दिया। अब आपको करना क्या है वो बताता हूँ। क्लास में आप थ्योरेटिकल चीज़ों को समझ लेंगे, प्रैक्टिकल आज की क्लास में देख लिया आपने। अब इसके अलावा है ना आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। तो 100 एमसीक्यूज यानी कि 100 एमसीक्यूज की, एक्सेल के एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है। टेलीग्राम चैनल का नाम पता ही है आपको, और जुड़ भी चुके होंगे, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से। उसमें 100 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। उन 100 क्वेश्चन को ट्राई करना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप आराम से क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ लेना, जहां आपका मन करे। मैं जैसे जैसे समय मिलता है रिप्लाई करता रहता हूँ सभी के। तो एक आइडिया लग जाएगा एक्सेल को पढ़ने के बाद कि एक्सेल के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, चलो, तो आप कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिकल चीजें पता है कब वो ज्यादा कारगर होती हैं? वो तब कारगर ज़्यादा होती हैं या ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जब आप खुद भी बैठे हों। जैसे सपोज दैट कि आप एक कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और आपको बताता जा रहा हूँ, देखो ये चीज़ यहाँ होती है, और आप खुद से भी करते जा रहे हो, तब प्रैक्टिकल ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, या मैं अपने कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, उधर आप भी अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल का फ़ायदा है। ये जो आजकल है ना, एक भेड़ चाल जैसी नहीं है कि कुछ चीज़ों को बस खोल के दिखा दिया, देखो भाई यहाँ पर होता है ना। तो वहां पर है ना बेसिकली आपको है ना चीजें दिख जाती हैं, बट आप खुद से थोड़ी उन ऑप्शंस पर क्लिक करके देख रहे हो, तो आपको याद रहे या ना रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलो, कोई डाउट है? एक बच्चे ने लिखा है सर व्हाट्सएप चैनल पर डाल देना। व्हाट्सएप चैनल पर अभी है ना व्हाट्सएप ने पीडीएफ डालने का टूल दिया नहीं है। जिस दिन है ना व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ डालने का टूल आ जाएगा तो मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। अभी टेलीग्राम चैनल पर ही मेरी सारी पीडीएफ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कुछ लोग तो व्हाट्सएप चैनल पर भी डालते हैं पीडीएफ। वो पीडीएफ डायरेक्टली नहीं डालते हैं, वो लिंक डालते हैं। जैसे कि अगर गूगल ड्राइव पर आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, उसका लिंक आप व्हाट्सएप चैनल पर डालोगे, तो इसका मतलब ये है कि किसी के व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे आप, वहां पर किसी लिंक पे क्लिक करोगे, फिर उससे वो व्हाट्सएप ड्राइव वो गूगल ड्राइव खुलेगी, तब उसमें फाइल दिखेगी आपको। तो इतना झंझट क्यों पाल रहे हो, सीधे टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उस पर लाइन से सारी पीडीएफ मौजूद है, एक्सेल के एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मौजूद है। उसको डाउनलोड करने के बाद जैसे चाहे वैसे पढ़िए। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप में जिस दिन आ जाएगा ना ये फीचर कि है ना व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ फाइल भी शेयर कर सकते हो, डायरेक्टली पीडीएफ फाइल शेयर कर सकते हो, उस दिन ये टेलीग्राम का चक्कर ही खत्म कर देंगे। व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। खैर पता है टेलीग्राम भी कोई नुकसान वाली एप्लीकेशन नहीं है, पता नहीं लोग डरते हैं उससे, टेलीग्राम से पता नहीं क्यों डर रहे हैं। टेलीग्राम तो आजकल बहुत कॉमन है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप है ना किसी भी टीचर्स की है ना, किसी भी टीचर्स का नाम ले लो, हर एक टीचर का अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर वो कंटेंट देते रहते हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। तो सेम मैंने वैसे ही बना रखा है। देखो ये मान के चलिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ना, अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि मेरे को केवल एक चीज मिल जाए और मैं एक ही चीज को देखता रहूं बस उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात या नहीं? अगर कोई ये बोले कि मेरे को है ना 100 पेज की कोई पीडीएफ फाइल है, बस उसी को देखूंगा, एक पेज भी कुछ अलग नहीं देखूंगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब ये है कि आपको कई सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब जैसे कुछ लोग ये कहते हैं सर प्रैक्टिस है ना आप अपनी क्लास में ही करा दो बैच के अंदर, तो जितनी 50-55 क्लासेस मैं मान लो आपको थ्योरेटिकल दे रहा हूँ, ऐसी 50-55 क्लासेस है ना प्रैक्टिस की हो जाएंगी फिर। तो बताना फिर बैच कब तक चलेगा? 100-150 क्लास हो जाएंगी, कितना लंबा खिंचता चला जाएगा। तो इसीलिए एक तरीका बनाया मैंने, क्लास देखिए आराम से अपने बैच के अंदर,
मेरे यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस करिए और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, बस इतना सही है ना। छोटा सा सोर्स बनाया मैंने, जो लोग इस सोर्स को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं उनके मार्क्स एग्जाम में आ भी रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।